उस समय हम लोगों ने देखा था मंगोल की चर्चा आई थी। मंगोल, हमने आपसे साथ कल कहा भी था कि मंगोल के बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, 10 से 15 मिनट क्लास होगी मंगोल। मंगोल, ठीक है। हालांकि आपको पता है कि आगे चल करके इन्हीं मंगोल से क्या हो गया, मुगल, ठीक है ना। मंगोल, आखिरकार ये मंगोल थे कहां से थे, कहां से आए थे, किन किन क्षेत्रों में लोगों ने अपना अधिकार किया। कहा जाता है कि मध्यकालीन इतिहास में यदि कोई क्रूर शासक रहा है तो चंगेज खान रहा है। ऐसा कोई आज तक के इतिहास में इतना क्रूर शासक हुआ ही नहीं कि जो किसी क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद वहां के लोगों को तो मारता ही मारता है, लेकिन वहां पे कुत्ते बिल्लियों को भी नहीं छोड़ता है। इस कदर का ये क्रूर शासक था कौन, चंगेज खान, ठीक है। उसके बाद थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी कल हमने आपसे चर्चा की थी कि कंट्री था मंगोलिया, मंगोलिया था ना, राजधानी कहां है, स्क्यूलम बटोर। आपको पता है कि जो गोबी का डिजर्ट पड़ता है, गोबी का मरुस्थल, अधिकतर जो ये क्षेत्र है वो मरुस्थल है। और आपको पता है कि मरुस्थल में रहने वाले लोगों का जीवन अस्थायी नहीं होता है, ठीक है। वो कबीलों के रूप में रहते हैं, कभी यहां तो कभी वहां, तो कभी यहां तो कभी वहां, इस टाइप से। देखिएगा मंगोलिया में बहुत सारे ऐसे कबीले थे और यही कबीले आपस में क्या करते थे, लड़ते रहते थे। क्लियर है, आपस में क्या करते थे, ये लड़ते रहते थे, ठीक है। उन्हीं में से जो एक कबीला था, उस कबीले का हेड था यूसुफ गाई बहादुर, यूसुफ गाई बहादुर। और इसे का एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम था तेमुजीन। क्या नाम था, और ये टाइम है 1162 ईस्वी का, 1162 ईस्वी का। और इसका एक लड़का है जिसका नाम क्या है, तेमुजीन। ये बात कहां की है, मंगोलिया की है। कहां की बात है, राजधानी कहां, मंगोलिया की है, उलन बटोर। और ये आज आपको पता है कि यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री भी है, इसकी सीमा किसी समुद्र से मिलती नहीं। क्लियर है। अब देखिएगा कि जो तेमुजीन था, यही आगे चल करके चंगेज खान बनता है। क्या बनता है, चंगेज खान। थोड़ा समझने की जरूरत है कि चूंकि यहाँ के जितने भी लोग थे सब कबीलों में बटे थे। उसी कबीले का एक हेड था यूसुफ गाई बहादुर, उसका पुत्र कौन है, तेमुजीन। देखिएगा ये कबीले आपस में लड़ते रहते थे और उसी लड़ाई में इसके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर है, मर गया। अब लिखने वालों ने लिखा है कि चूंकि पिता के मरने के बाद घर की जिम्मेदारी किस पे आ गई, तेमुजीन के ऊपर, ठीक है। कहा गया कि तेमुजीन का एक चचेरा भाई भी था और घर को लेकर के दोनों में आपसी विवाद होता था। क्लियर है। उस विवाद में एक बार दोनों शिकार पे गए, यह शिकार करके मछली ले आया और उस मछली को लेकर के कौन भाग गया, इसका चचेरा, और इसने क्या कर दिया, इसने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। किसने, तेमुजीन। क्लियर है। दूसरी बात क्या है कि ये जो कबीले इतने बटे हुए थे मंगोलिया में, इसने क्या किया, पहले इनको आपस में मिलाने का काम किया है। सारे कबीलों को इकट्ठा किया और कबीलों को इकट्ठा करने के बाद एक सिक्योरिटी काउंसिल बुलाई गई और उस सिक्योरिटी काउंसिल में सारे कबीलों ने एक मत से इस तेमुजीन को सारे कबीलों का प्रधान घोषित किया गया और वहीं पे तेमुजीन का नाम हुआ चंगेज खान। चंगेज का मतलब द किंग ऑफ वर्ल्ड, किंग ऑफ द वर्ल्ड, समझ सकते हैं आप। और किंग ऑफ द वर्ल्ड अगर आपको उपाधि मिल जाती है तो आप उस किंग को कहलाने वाले कार्य भी करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे। क्लियर है। तो तेमुजीन किसमें बदल गए आप, चंगेज खान। दूसरी बात क्या है कि चूंकि मंगोलिया चाइना की सीमा पर है, बार बार चाइना के जो भी शासक रहे हैं, चाहे
जिन डायनास्टी रहा हो, चाहे इसके अलावा और भी डायनास्टी रहे हो, ये बार बार इस पे अटैक करे, क्या करते थे, इसको चाइना में मिलाने का प्रयास करते थे। इसलिए चंगेज खान का पहला उद्देश्य तो ये था कि पहले चाइना को क्या करें, अपने वश, अपने नियंत्रण में लाया जाए। इसलिए देखिएगा कि चंगेज खान जब यहां से निकलता है तो पहले चीन के जितने भी प्रमुख राजवंश रहे हैं, पहले क्या करता है, पहले उनको जीतने का काम करता है। क्लियर है? दूसरी बात क्या है कि 13वीं शताब्दी में एक जो क्षेत्र था ख्वारिज्म, नाम याद आ रहा है, इसकी चर्चा हमने आपसे की थी। अगर आज के समय में ख्वारिज्म को देखा जाए 21वीं शताब्दी में, तो वो मध्य एशिया, कौन सा एशिया, मध्य एशिया प्लस कुछ ईरान का भाग और कुछ अफगानिस्तान का भाग, उसको मिला करके क्या था, ख्वारिज्म। क्लियर है? ख्वारिज्म में ताजिकिस्तान भी था। क्या था? ताजिकिस्तान भी था। और ताजिकिस्तान का दक्षिणी प्रांत जो था उसे उत्तरार नामक नाम दिया गया था। उसका नाम क्या था? उत्तरार। ताजिकिस्तान का दक्षिणी क्षेत्र का नाम क्या था? उत्तरार। और आपको पता है कि यहीं से सिल्क रूट जाता था, रेशमी मार्ग जाता था, और रेशमी मार्ग पर ही ताजिकिस्तान का यह शहर था उत्तरार। क्लियर है? तो ये कैसे चंगेज खान आगे बढ़ता है यहां से, चूंकि यह रेशम मार्ग पर यह शहर स्थित था, इसलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी था। ख्वारिज्म जो पूरा प्रदेश था, यहाँ का शासक था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह ने एक गवर्नर इनलचुक को कहां नियुक्त कर दिया? इनलचुक को कहां का गवर्नर नियुक्त किया? उत्तरार का, जो रेशम मार्ग पर पड़ने वाला एक इंपॉर्टेंट शहर था, इंपॉर्टेंट शहर था। और उत्तरार आज के समय में ताजिकिस्तान का दक्षिणी भाग है, जो किसके कंट्रोल में था? ख्वारिज्म के। और शासक कौन था? मोहम्मद शाह। अब हुआ क्या कि मंगोल, यानी मंगोल साम्राज्य से लगभग 450 व्यापारी कहां पहुंचते हैं? उत्तरार में। कहां पहुंचते हैं? उत्तरार में। क्योंकि रेशम मार्ग तो था ही था। 450 व्यापारी यहां पहुंचते हैं। और उस 450 लोगों में एक नजदीकी व्यक्ति था, किसका? तेमुचिन यानी चंगेज खान का। अब हुआ क्या कि जब इनलचुक को इस बात का पता लगा कि 450 लोग मंगोल से आए हुए हैं, तो उसको ये लगा कि हो सकता है ये लोग खुफिया हो। और उन्हें दरबार में बुला करके इनसे जब पूछा गया, तो थोड़ा सा इनके बताने का जो लहजा था, चूंकि मंगोल थे, और कहा गया कि मंगोल सबसे ज्यादा आक्रमण करने में सफल इसलिए हुए क्योंकि इनको घुड़सवारी अच्छी आती थी। ये पूरे घोड़े को कंट्रोल अपने पैरों से करते थे, और पूरा इनका हाथ खाली होता था, और इन्हीं हाथ से क्या करते? तीर। समझ रहा है ना? ये हेकड़ी दिखाए 450 व्यापारी जो थे इनलचुक के सामने, और इनलचुक को लगा कि यह तो हमारा अपमान है, और उसने क्या किया? सबको मरवा दिया। किसने? इनलचुक ने। किसको मरवाया? 450 जो व्यापारी आए थे। कहां से आए थे? मंगोल से। क्लियर है? मरवाने के बाद अभी भी चंगेज खान ने एक उपाय किया। उसने कहा कि ठीक है, गवर्नर है, इससे हम क्या बोले, 3 दूत को भेजा मोहम्मद शाह के पास, जो उसमें ख्वारिज्म का शासक था। भाई इसके अधीन में काम कर रहा है। ये कहा इससे शिकायत करते हैं राजा से। देखिए राजा क्या करता है। भाई राजा इसको पनिशमेंट दे, क्योंकि वैसा काम भी इसने किया है। और जब राजा के पास 3 दूत गए, किसके? चंगेज खान के, तो चंगेज खान ने एक दूत की हत्या करवा दी। सॉरी, मोहम्मद शाह ने एक दूत की हत्या करवा दी, और 2 दूत के दाढ़ी मुड़वा करके कहां भेजवा दिया? चंगेज खान के पास। अब इतना सब देखने के बाद चंगेज खान के सामने कोई विकल्प बचा है? कहा गया कि जैसे ही सुबह हो रही है, ख्वारिज्म नामक पूरे शहर में
कत्लेआम यानी एक भी कुत्ता बिल्ली नहीं बचा, और जाकर के ख्वारिज्म के दुर्ग को घेर लिया। किसने? चंगेज की मंगोल सेना ने। समझ रहा है ना? यानी अब ये मंगोलिया से इधर आ रहा है, बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। कहा गया कि ख्वारिज्म का शासक मोहम्मद शाह यहां से भागता है। भागने के बाद ईरान पहुंचता है, वहां पे भी जाता है मंगोल सेना। ईरान के बाद बगदाद जाता है, वहां पे भी इसकी सेना जाती है, और इराक से भागता है। एक झील है कैस्पियन सागर, देख रहा है ना, उसमें मैप में दिख रहा होगा आपको। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, ये सब बॉर्डर पे। उस झील में एक द्वीप था, और उसी द्वीप पर जाकर के शरण किसने लिया है? मोहम्मद शाह। क्लियर है? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या थी मंगोल की, कि ये सब नदी पार नहीं करना चाहते थे, और वहां से क्या हो गए? वापस हो गए। हालांकि आगे चल करके उसकी उसी आइलैंड पे क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके? मोहम्मद शाह। अब देखिएगा कि मोहम्मद शाह का अगला पुत्र है जलालुद्दीन मांग बर्नी, जिसकी चर्चा हमने इल्तुतमिश के काल में की है। जलालुद्दीन मांग बर्नी, ख्याल आ रहा है? जलालुद्दीन मांग बर्नी किसका पुत्र है? मोहम्मद शाह। हालांकि अब इसके पास तो कुछ बचा नहीं, मोहम्मद शाह के पास है, नाम मात्र का बचा है। सब किसने कब्जा कर रखा है? चंगेज खान के सैनिकों ने। अब जब ये बनता है शासक जलालुद्दीन मांग बर्नी, तो इसको भी चुनौती कहां से मिलेगी? मंगोलों से मिलेगी, जाहिर सी बात है। एक बात और कहा गया कि जलालुद्दीन मांग बर्नी ने चंगेज खान के दामाद की हत्या भी कर दिया था। किसकी हत्या किया था? दामाद की हत्या किया था चंगेज खान के। चूंकि लड़की का शादी किया था इस क्षेत्र में, ख्वारिज्म क्षेत्र में, तो उसके दामाद की हत्या किसने किया था? जलालुद्दीन मांग बर्नी ने। इसलिए एक और समस्या थी इस पे अटैक करने की। अब देखिएगा कि जब ये शासक नियुक्त होता है ख्वारिज्म का, हालांकि नाम मात्र का शासक है, और जब इसे मंगोलों ने इसका पीछा किया, तो यह भाग के आया सिंध नदी के किनारे। कहां आया? कौन? क्लियर है? इसके पीछे से सेना आई मंगोलों की, और जब मंगोलों की सेना आई तो इनकी सेना परास्त होने वाली थी। तब तक जलालुद्दीन मांग बर्नी सिंध नदी में कूदता है, और कूद के क्या करता है? सिंध नदी को पार करके कहां पहुंचता है? मुल्तान। कहां पहुंचता है? मुल्तान। जब चंगेज खान ने इसको देखा तो इसने कहा कि क्या यह मोहम्मद शाह का ही पुत्र है? इसने कमेंट किया है। किसने किया है? चंगेज खान ने। जान बचाने के लिए इसने पूरी सिंध नदी को ही पार कर दिया अपने घोड़े के साथ। बहुत बहादुरी का काम किया है, आसान काम थोड़े। लेकिन उसकी सेना फिर आगे बढ़ने से रुक गई। किसकी? मंगोलों की। जब ये पहुंचता है मांग बर्नी मुल्तान में, तो उस समय 1221 का समय रहता है, और दिल्ली सल्तनत पे बैठा है इल्तुतमिश। इसने इल्तुतमिश को एक पत्र भिजवाया कि हमें भारत में क्या मिलना चाहिए? शरण। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि चूंकि मंगोलों की सेना भारत की सीमा पे खड़ी है, अगर ये शरण दे भी देते तो वो अटैक कर देते, अगर शरण नहीं भी देते तो ख्वारिज्म सल्तनत से दुश्मनी हो जाती, क्योंकि बगल का भी पार्ट है, ये भी भाग है। ये सब समझ बुझ करके इल्तुतमिश ने एक रणनीति अपनाई। जो दूत आया था किसका? चंगेज खान, सॉरी इसका, ठीक है। इस दूत की हत्या कराया, और हत्या कराने के बाद इल्तुतमिश ने बहुत सारे सोने चांदी के उपहार किसको भेज दिए? किसको भेजे? ताकि ये खुश रहे कि सल्तनत आपके साथ है। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं किया कि हम आपको शरण देंगे कि नहीं देंगे। इसने कुछ बातों से इनको टालता रहा कि भी दिल्ली का मौसम ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो इधर रहेंगे ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में है, और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में रहने वालों को ठंडक ज्यादा लगेगी, इधर निम्न अक्षांशीय क्षेत्र वालों को गर्मी ज्यादा लगेगी। तो जो यहाँ सालों भर जैकेट पहनता है यहाँ के रहेगा बनियान पे, दिक्कत हो जाएगी उसको ना।
लेकिन दिल्ली का मौसम अभी ठीक नहीं। कौन कहता था? इल्तुतमिश। किससे कहता था? मांगबरनी से। फिर कहता था कि हम चाहते हैं कि आप आए तो आप एक नया महल गिफ्ट कर दें, आप उसी महल में। मतलब इस तरीके से वो क्या करता रहा? टालता रहा। इल्तुतमिश इस वजह से भी भारत पर इसके अटैक यानी मंगोलों के अटैक से भारत से बच गया। आपको हमने बताया था कि अलाउद्दीन के काल में 6 बार मंगोलों के आक्रमण हुए। ख्याल आ रहा है? हमने बताया आपसे 1297 से लेकर के 1306 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी, उसके समय में भी मंगोलों के आक्रमण हुए थे, लेकिन उस आक्रमण को अलाउद्दीन खिलजी ने दबाया था। और अलाउद्दीन खिलजी के काल में जब हुआ तो 6 आक्रमण हुआ था, और उन 6 आक्रमण में जो सबसे इंपॉर्टेंट था कुतलुग ख्वाजा का। लिखा है हमने आपको, कुतलुग ख्वाजा, क्योंकि चंगेज खां का पुत्र था दुआ खां, और दुआ खां का पुत्र था कुतलुग ख्वाजा। कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के काल में भारत पर क्या होता है? अटैक होता है। और देखिएगा इस अटैक में मंगोलों को इतनी भारी क्षति हुई कि जब मंगोलों के घोड़े पानी नहीं पीते थे तो घोड़ों के सरदार ये कहते थे कि लग रहा है कि जफर खां आ गया है। इतना उनके अंदर दहशत हो गई थी। अब ये मामला क्या है? अब ये मामला क्या है? देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के काल में जब मंगोलों का अटैक होता है तो आपको पता है कि उसके पहले बहुत बार अटैक होने का प्रयास भी हुआ है, लेकिन दिल्ली सल्तनत के लोगों ने संधि कर ली, अटैक नहीं हुआ है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हम संधि नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों की सेना को एक बार हरा चुका है। इसने अपने जो करीबी थे अलाउल मुल्क, हमने चर्चा भी की, अलाउल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजेता का जो सपना देखा था उसको त्याग दिया था। उसने ख्याल आ रहा है? जो बहुत करीबी था अलाउद्दीन खिलजी का अलाउल मुल्क। आप देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउल मुल्क को दिल्ली की चाबी दिया और कहा कि मंगोल या अलाउद्दीन दोनों में से जो जिंदा लौटेगा उसे ही क्या करना? दिल्ली की चाबी दे देना। ये किससे कहा है? अलाउल मुल्क। किसने कहा है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन अपनी सेना के साथ पहुंचता है और कहा गया कि उस सेना में जो बीच का जो लाइन रो था इस पे था अलाउद्दीन, इसके राइट, अगर फिर इधर है तो राइट इधर होगा ना, इधर था जफर खां। कौन था? जफर खां। और इसके लेफ्ट में था नुसरत खां। कौन था? ये दोनों सेनापति थे। और आगे हाथियों की पूरी लाइन थी। किसकी थी? होता है ना, हाथी बफर का काम करेंगे, बचने का काम करेंगे। इधर सेना किसकी है? मंगोलों की। और मंगोलों का नेतृत्व कर रहा है कुतलुग ख्वाजा। क्लियर है? अलाउद्दीन ने कहा, अपने सेनापतियों से कहा, सेना से कहा कि कोई भी पहले आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? क्यों कहा था? क्योंकि मंगोलों के जो अटैक होने वाले थे और इसके खिलाफ अलाउद्दीन को जाना था, इसके बीच में टाइम बहुत कम था। अलाउद्दीन ने अपने सारे गवर्नरों से कह दिया था कि अपनी सेना कहां भेजो? दिल्ली, क्योंकि लड़ाई किससे होने वाली है? लेकिन तुरंत तो आ नहीं जाएगी, इतना समय लगेगा। इसने कहा कि ठीक है, रुकते हैं अभी ताकि हमारी सेना पीछे से आ जाए, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? अटैक करेंगे। लेकिन 2 महीने का समय बीत गया, किसी तरफ से अटैक हुआ नहीं, वैसे ही सेना खड़ी है। अब मंगोलों ने एक चाल चली। मंगोलों ने चाल ये चली कि जो इनके सेना की लेफ्ट टुकड़ी थी वो क्या हो गई? पीछे हो गई। क्या हो गई? पीछे। अब इधर लगा जफर खां, जो इनका राइट विंग था, इसको लगा कि यही अच्छा मौका है मंगोलों को हराने का, क्योंकि अभी जा रहे हैं पीछे, इनकी सैनिक शक्ति क्या हो रही है? कमजोर हो रही है। लेकिन एक बात है कि अलाउद्दीन ने कहा था कि यदि किसी ने मेरी आज्ञा का अनुपालन किया तो उसका सर क्या कर दिया जाएगा? कलम। जफर खां ने इस आदेश का पालन न करते हुए आगे बढ़ गया
और 56 किलोमीटर तक उनका पीछा करते हुए गया। किनका? मंगोलों का। कौन गया? जफर खान। और जब जफर खान वहां जाता है तो कहा जाता है कि मंगोलों ने चाल चली थी, लेकिन फिर भी कहा गया कि 5000 मंगोलों की हत्या किया था जफर खान की सेना ने, और लगभग जफर खान की सेना में मात्र 800 लोग मरे और 5000 लोग किधर के मरे? मंगोल। लेकिन अलाउद्दीन जानता था कि अकेला है, लेकिन अलाउद्दीन नहीं गया इसलिए क्योंकि इसको था कि हमारे आज्ञा का क्या किया इसने? अवहेलना की। इसलिए पीछे से सपोर्ट में। अब सोचिएगा कि जफर खान के लिए क्या है, अगर पीछे आएंगे तो भी संकल्प होगा, आगे जाएंगे तो भी मरना है। इसने कहा कि इससे बढ़िया कि हम क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। और जफर खान के इसी युद्ध के कारण मंगोलों की शक्तियों में इतना ह्रास हुआ कि उन लोगों ने सोचा कि जब एक सेनापति की यह हाल है तो अभी तो अलाउद्दीन पीछे, और वहां से सेना क्या होगी उसकी? मुड़ लोगे, चले गए। यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था जफर खान, अभी हमने नाम लिया ना, जब घोड़े उसके पानी नहीं पीते थे इस प्रकार कैसे लग रहा है जफर खान आ रहा है। इस प्रकार का भय उसकी घोड़ों में था। ठीक है। दूसरी बात क्या है, हालांकि कहा गया कि चंगेज खान ने ये पूरा मध्य एशिया, ख्वारिज़म, ईरान, इन सब क्षेत्रों पर कब्जा किया। यूरोप यानी जो ईस्टर्न यूरोप था उस पर कब्जा किया था, जो साउदर्न रसिया था उस पर कब्जा कर लिया था, पूरा चाइना कब्जा कर लिया था, लेकिन इंडिया को छोड़ दिया था। ये बहुत सोचने वाली बात है। दुनिया का इससे बड़ा क्रूर और निर्दयी शासक कोई नहीं था। हमने कहा ना आपसे कि ख्वारिज़म के क्षेत्र में पहुंचा तो कुत्ते बिल्ली को भी नहीं छोड़ा। इतिहासकारों ने यहां तक ले दिया था कि एक गर्भवती महिला का सर कलम किया, उसका पेट फाड़ा, उसमें से बच्चे को निकाला, उसका विदा कर दिया। इस कदर का निर्दयी शासक कौन था? चंगेज। सोचने वाली बात है कि ये सब भारत के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र थे सब पे कब्जा किया, लेकिन भारत पर कब्जा नहीं किया। क्यों? ये बार बार सवाल उठता है, ऐसा क्यों? इतिहासकारों ने इसके पीछे कई रीजन बताए हैं। उन्होंने कहा है कि सिंधु नदी को पार करना नहीं चाहता था, पहली बात। हिमालय पर्वतमाला था, एक दूसरी बात। तीसरी बात कहा कि ये ठंडे प्रदेश के निवासी हैं, गर्म प्रदेश वाले रीजन में जाना नहीं चाहते थे। इसके बाद जो इल्तुतमिश था उसने भी एक सोची समझी रणनीति का इस्तेमाल किया, क्योंकि भारत ने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया जिससे चंगेज खान के द्वारा किए गए कार्यों को कोई ठेस पहुंचे। इसलिए उसने अटैक भारत पर नहीं किया। क्लियर है? कहा गया कि चंगेज खान मरते वक्त उसने कहा कि मेरी लाश जहां दफनाई जाए उसको कोई न जाने। आज तक ये रहस्य है कि चंगेज खान दफनाया गया मंगोलिया में तो किस गांव में, किस जगह पे, आज तक ये रहस्य है। इस रहस्य को अंजाम कैसे दिया? इतिहासकारों ने लिखा है कि चंगेज खान की जब मृत्यु हुई तो चंगेज खान के शव को दफनाने में 2000 गुलाम थे। कितने थे? 2000 गुलाम थे। और यही 2000 गुलामों ने क्या किया? इसके शव को दफनाया। क्लियर है? शव दफना गया। अब ये आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आएंगे ना। तो 5 किलोमीटर की दूरी पे 3000 सैनिक थे। कितने थे? इन लोगों ने क्या किया? ये 2000 गुलामों को मार दिया। क्लियर है? मार दिया। अब ये 3000 जब आगे बढ़ेंगे तो आगे 5000 सैनिक हैं, इनको क्या कर देंगे? मार देंगे। अब बताऊंगा। अब जब ये 5000 जाएंगे दरबार में, इसको दरबार वाले क्या कर देंगे? अब बताइए, कोई लिंक है जानने का? चला पता? यानी इस टाइप का यह क्रूर शासक था। कहा जाता है कि इसके सामने जो भी दूत आता था, इसका दरबारी, उसके पास जो भाला होती थी उस भाला में नरमुंड होता था, और जिसके भाले में जितना अधिक नरमुंड होगा
उसे उतना ही ज्यादा सम्मान मिलेगा, और जिसके भाले में जितना कम होगा उसी का सरकार को उसी में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। इस प्रकार का क्रूर शासक कौन था? चंगेज। आपको पता है कि जो चंगेज खान था यह मंगोलों का शासक था, और आपको पता है कि आया कहां से था? मंगोलिया से। और पूरा इसने मध्य एशिया, पूरा पूर्वी यूरोप, दक्षिण रूस, मैक्सिमम चाइना के पार्ट को जीत रखा था, लेकिन भारत को जीता नहीं। ये बात आपको समझ में आएगी? चंगेज खान का जो नाम था पुराना, यानी पहले का नाम तेमुजीन था। क्लियर है? तो चंगेज खान समझ में आ गया, खत्म हो गया। इससे बड़ा कोई क्रूर शासक था नहीं। इसके समय में आपको पता है इल्तुतमिश ने भी इसका सामना किया है, अलाउद्दीन ने भी मंगोलों का सामना किया है, आगे चल करके औरंगजेब भी मंगोलों का सामना करेगा। 1227 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। किसकी? चंगेज खान की क्या होती है? लेकिन ये जो सेना है, इन सेनाओं का प्रभाव 1326 से लेकर के 1328 तक रहा है इस मध्य एशिया वाले क्षेत्रों में। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? लिखाएंगे कुछ, लिखना तो समझ में है नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे? मुगल साम्राज्य।